नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। तो 2024 का जितना भी करंट अफेयर है वो जनवरी माह से लेकर के दिसंबर तक की सीरीज में आपके सारे एमसीक्यू सीरीज की ये सेकंड क्लास रहेगी। और इसमें कोशिश की जाएगी कि जितने भी वनडे एग्जाम हमारे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, पुलिस, एसआई या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, आगामी समय में आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें लगभग आपका 1 साल का करंट प्रॉपर वे में पूछा जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है और आज ये उस सीरीज की दूसरी क्लास है। तो इस सीरीज का हमारा पहला सवाल क्या है वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर वो कोशिश कीजिए कि बाकी लोगों को भी इसमें जोड़िए। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा इतना, ताकि बाकी लोग भी इस सीरीज का फायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया गया है और क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने एससी और एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने हेतु योग्यश्री योजना लॉन्च की है या शुरू की है। तो यहाँ पर योग्यश्री योजना के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, जितनी भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं की एक लिस्ट आपके पास प्रॉपर वे में होनी चाहिए कि उस 1 साल के दौरान किस राज्य ने कौन सी योजना शुरू की है और उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस योजना का बजट क्या रखा गया है, क्या उस योजना में केंद्र सरकार का कोई योगदान है या केवल पूर्ण रूप से वो राज्य सरकार की योजना है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको करंट अफेयर में योजनाओं से देखने को मिलते हैं। और योजना पॉलिसी वाला जो टॉपिक है आपका वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके 1-2 सवाल आपको हर बार देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस बार पीसीएस में ही काफ़ी सारी पॉलिसी, आरओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी पॉलिसी के ईयर उसमें दे दिए गए थे कि भाई कौन सी योजना किस ईयर से संबंधित है, किस साल शुरू की गई। तो इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो योजनाओं की पूरी एक प्रॉपर वे में एक लिस्ट आपके पास हो और उस लिस्ट में पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर राज्य, केंद्र सरकार का क्या योगदान है, राज्य सरकार का कितना अंशदान है और किस वर्ष में किस वर्ग के लिए उसके उद्देश्य क्या है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी योजनाएं तैयार करनी है। तो आज ही उसी योजना में से आपका एक सवाल है जो जनवरी महीने में ये योजना आपकी लॉन्च की गई थी, योग्यश्री योजना। तो देखिए, योग्यश्री योजना का जो मोटिव है वो ये है कि एससी और एसटी वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं इनके लिए फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड कराना इसका मोटिव है कि किस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। तो एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल या फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रारंभ किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। और ये योजना हाल ही में वेस्ट बंगाल ने शुरू की है। तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस योजना का जो प्रभाव है वो एंट्रेंस एग्जामों पे भी रहेगा कि भाई जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं तो इन दोनों के लिए, चाहे वो किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो राज्य विशेष से संबंधित, उनके लिए एससी और एसटी वर्ग के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। और ये योजना शुरू करने वाला जो राज्य है भारत का वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के बारे में भी आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी जुटानी है कि मान लीजिए अगर वेस्ट बंगाल ने ये योजना शुरू की और इससे संबंधित कोई सवाल आपका आ जाता है यहाँ पर, तो क्या क्या याद रखना है आपको। जैसे वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि रिसेंट में यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है और क्या किसी और रीजन से ये स्टेट आपका चर्चा में रहा है या नहीं रहा है। तो इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ेगी ताकि क्वेश्चन आपका एक भी बाहर ना जाए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि योग्यश्री योजना जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल क्या है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा यक्षगान किस राज्य का एक अनोखा नृत्य नाट्य है। तो यक्षगान नृत्य नाट्य
किससे संबंधित है, इसमें क्या क्या किया जाता है, और किस अवसर पर यह किया जाता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। और अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी रिसेंट में कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी थी ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, कि क्योंकि ये जो मेला है वो ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था, या उसके जो भी रेगुलेशंस या रूल्स थे ये उनके अगेंस्ट था। तो उस एक्ट को पूरी तरीके से ये फॉलो नहीं करते हुए तो सरकार ने क्या किया, इस पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने वाकई ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन फिर क्या किया, दोबारा से इसको मंजूरी दी गई। तो यक्षगान एक मेले का आयोजन किया जाता है कर्नाटक में, जिसे हम यक्षगान मेले के नाम से जानते हैं। और जो यक्षगान मेला है इसी को हम लोग शालिग्राम मेला भी कहते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान से संबंधित ये मेला है। और इस मेले में डांस परफॉर्मेंस की जाती है, नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। और इस नाट्य प्रदर्शन में सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो पुरुष कलाकारों की होती है, ठीक है। पहले इसमें पूरी तरीके से पुरुष कलाकार भाग लेते थे, लेकिन बाद में इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। तो महिलाओं की भूमिका भी धीरे धीरे इस मेले में या इस डांस परफॉर्मेंस में बढ़ती जा रही है। तो यक्षगान का जो संबंध है ना वो कर्नाटक राज्य से है, और कर्नाटक में भगवान शालिग्राम की याद में यहाँ पर हर साल यक्षगान मेले का आयोजन किया जाता है। और चर्चा में क्यों रहा ये मेला, उसके पीछे का रीजन आप बता ही सकते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी इस मेले पर क्या लगा दी थी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम सन 2000 के तहत इस पर रोक लगा दी थी। तो अब इसे दोबारा से पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया। इस वजह से ये मेला आपका चर्चा में रहा। तो यक्षगान मेले का संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से है। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो सी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में इसी मेले का दूसरा भी नाम पूछ लिया जाता है कि भाई शालिग्राम मेला भी हम इसको कहते हैं, यक्षगान मेला भी इसको हम लोग कहते हैं, और इसी को हम लोग धर्मस्थल मेले के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है, धर्मस्थल मेला, और इसी को मंदारथी मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नाम हैं यक्षगान मेले के, जिसमें पुरुष कलाकारों की भूमिका महिला कलाकारों से ज्यादा होती है, लेकिन रिसेंट में महिला कलाकारों की भागीदारी भी इस मेले में या इस नृत्य प्रदर्शन में बढ़ती जा रही है। अगला सवाल क्या है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इस पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के भी हाल ही में 2 अक्टूबर को जयंती थी और वो चर्चा में रहे। किस वजह से चर्चा में रहे, ठीक है, इस पर हमें बात करनी है। तो ये जनवरी महीने की करंट है, तो याद रखना कि भाई 11 जनवरी जो है, एक तो मैं इनका जन्म बता देता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को 1904 में हुआ था। थोड़ी सी चर्चा विस्तार से ही कर लेते हैं इनके बारे में कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगल सराय में हुआ था। अब मुगल सराय का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था आपका 11 जनवरी को 1964-66 को ताशकंद में, रसिया में एक जगह पड़ती है ताशकंद, तो ताशकंद समझौते के लिए रसिया गए थे, तो इनकी वहां पर डेथ हो गई थी। और इस समय 2024 में इनकी 58वीं जयंती मनाई गई थी, इसलिए ये चर्चा में रहे। ठीक है, सॉरी, पुण्यतिथि। तो इनसे संबंधित आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी ने उन्हें शास्त्री की उपाधि प्रदान की थी। तो यहां पर हमें यह देखना कि भाई हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा।
तो वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि भारत के जो पहले पीएम थे, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ये आपके जवाहरलाल नेहरू को टाइटल जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम थे। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को कुछ समय के लिए भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री ना तो चुना जाता है, ना ही निर्वाचित होता है, ना ही मनोनीत होता है। इसको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें ना तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, नहीं पहला स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन जो होगा इसका वो सी सही हो जाएगा। और इनके बारे में एक चीज और याद रखना कि इन्होंने भारत में, इनके समय पर ही 1965 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम भारत चीन युद्ध के नाम से जानते हैं। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो उस दौरान यही हमारे पीएम थे और ये युद्ध भारत ने ही जीता था। उसके बाद में इन्हीं के समय पर हरित क्रांति भारत में आई और हरित क्रांति का जो पहला चरण था 1966-67 से लेकर के, तो इस हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति थे आपके एमएस स्वामीनाथन। और इसके बाद जब हमने युद्ध भी जीत लिया और हरित क्रांति के क्षेत्र में हमने उपलब्धि हासिल कर ली, तो एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। वो नारा भी आपको याद रखना है कि इन्हीं का फेमस नारा है, जय जवान जय किसान। क्योंकि अमेरिका ने भारत को गेहूं भेजना बंद कर दिया था, तो भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों पर बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भारत में लागू किया। और जब से हरित क्रांति भारत में लागू हुई, तब से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में काफी तीव्र गति से बढ़ोतरी देखने को मिली। इसलिए दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के गलत हो जाएंगे, बाकी और जो फैक्ट्स हो सकते थे वो आपके यहाँ पर हैं। अगला सवाल क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना ने देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो यहाँ पर कार्यकाल पूछा गया है शेख हसीना का, और शेख हसीना जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं? पहली चीज तो ये याद रखना है, तो बांग्लादेश से संबंधित हैं। इनका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से है। और बांग्लादेश में एक दल काम करता है जिसे हम लोग अवामी लीग के नाम से जानते हैं। तो ये अवामी लीग की अध्यक्ष हैं और ये बांग्लादेश की 5वीं बार पीएम बनी है। लेकिन ये जो कार्यकाल है इनका, तो कार्यकाल के आधार पर लगातार चौथा कार्यकाल है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? लगातार कौन सा कार्यकाल होगा? तो लगातार इनका ये चौथा कार्यकाल है। कंटिन्यूअस ये 4 बार से बांग्लादेश की पीएम है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि ये कितनी बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं? 5 बार। और कंटिन्यूअस वे में इनका ये कौन सा टर्म है? 4th टर्म है ना। तो बीच में कोई भी पीएम इनको हरा नहीं पाया या कोई भी व्यक्ति इनको हरा नहीं पाया। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो बी हो जाएगा कि शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम, अवामी लीग की अध्यक्ष हैं, 5वीं बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं और इस बार वाला जो इनका कार्यकाल है वो चौथा कार्यकाल है कंटिन्यूअस वे में। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस राज्य की काई चटनी, जिसे हम लोग लाल चटनी के नाम से भी जानते हैं, इसके अनूठे स्वाद और बनावट के कारण भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो सिक्किम को, नागालैंड को, झारखंड को और उड़ीसा को। देखिए काई चटनी जो है ये आपकी लाल चीनी चटनी के नाम से भी जानी जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाल चींटी चटनी। तो इसका संबंध उड़ीसा से है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला है इसको,
और ये आपकी उड़ीसा से संबंधित है, क्योंकि लाल चींटी का सबसे ज्यादा जो चटनी का प्रोडक्शन किया जाता है वो उड़ीसा में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किन देशों ने हाल ही में संपन्न अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया था? तो देखिए आपका जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 है, इसका आयोजन किया गया था आपका अमेरिका के गुआम स्थान पर। अमेरिका में एक जगह पड़ती है गुआम, तो गुआम अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। कई बार तिथि भी आपसे पूछ लेता है कौन से महीने में, तो 9 जनवरी 2024 को इसका आयोजन हुआ। ठीक, अब इसमें ये अभी तक का 4th संस्करण है आपका, ये भी याद रखना है। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें भाग लेती हैं, एक तो आपकी अमेरिका भाग लेता है इसमें, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के अलावा आपका जापान, और जापान के अलावा इंडिया। तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें टोटल 5 देशों की नौसेनाएं शामिल होती हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन में, है ना। तो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया और इंडिया। तो इन 5 देशों ने संयुक्त रूप से क्या लिया, भाग लिया। तो यहां पर दे रखा है कि कौन कौन से देशों ने भाग लिया था। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान। क्योंकि इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था तो अमेरिका ऑप्शन में नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4, क्योंकि चारों देशों ने इसमें भाग लिया था। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो भी याद रखना है कि इसमें नौसेनाओं के बीच में, नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने या किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की थी? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन सी संस्था ने अभी जारी की है? पहला ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच, दूसरा ऑप्शन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तीसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो एक चीज याद रखना कि विश्व जोखिम रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो विश्व आर्थिक मंच इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, और ये विश्व आर्थिक मंच जो है वो यूएन का गैर लाभकारी संगठन है। कैसा संगठन है ये? गैर लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कई बार इसकी स्थापना भी पूछ लेता है वनडे एग्जाम में कि विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में, और ये एक सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो इतनी चीजें इसमें याद रखनी है आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो विश्व जोखिम रिपोर्ट 2024 इसने अभी हाल ही में जारी की है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन 60,000 की घोषणा की है? देखिए मिशन 60,000 क्या है आपका, पहले तो ये सोच लीजिए। मिशन 60,000,
तो मिशन 60,000 के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि एक साल के भीतर 60,000 युवाओं को रोजगार देने की जो घोषणा की है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और जो बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पाएंगे गवर्नमेंट वही बना पाएंगे। ठीक है, तो ये मुद्दे कई बार स्टेट्स में चलते रहते हैं। तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा हर साल। तो ये योजना भी हाल ही में हरियाणा राज्य ने स्टार्ट की है और यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने कहा है कि अब हम लोग हर साल हरियाणा के 60,000 युवकों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस मिशन को किस नाम से जाना गया, मिशन 60,000 या मिशन 60,000 के नाम से। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन, कौन सा सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन अभ्यास आयोजित किया था। तो पहली चीज तो इसका जो आयोजन है ये आपका चेन्नई में किया गया। जनवरी 2024 में। और किन किन देशों के बीच में हुआ, तो एक तरफ आपका भारत है और दूसरी तरफ जापान है। तो जापान और भारत की दोनों सेनाओं ने मिलकर के एक्सरसाइज सहयोग काइजिन, ठीक है, और इन दोनों देशों के बीच में 2006 में एक हस्ताक्षर साइन किया गया था। तब से ये हर वर्ष इस अभ्यास का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो जापान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक दो सवाल तो यही बन सकते हैं कि सहयोग काइजिन का आयोजन भारत में कहाँ पर किया गया, इसके पूर्वी तट पर चेन्नई आंध्र प्रदेश में, और इसमें जापान की सेना ने क्या लिया, भाग लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो हमारा नेशनल यूथ डे है या राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये राजीव गांधी की याद में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। और ये 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, और विवेकानंद जो थे ये आपके एक समाज सुधारक रहे हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और भारत का नेतृत्व किया था शिकागो धर्म संसद में। ठीक है, और 1984 से हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाने की घोषणा की गई थी, या इसको उस समय घोषित किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारा यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन जो होगा इसका वो ए हो जाएगा। तो राजीव गांधी के स्थान पर केवल आपको क्या लिखना है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर या इनकी जयंती के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है या नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का छठा संस्करण के संदर्भ में सूची 1 को, तो सूची 1 आपकी राज्यों की है और दूसरी सूची 2 आपकी कुल पदकों की है। तो किन राज्यों ने कितने पदक यहाँ पर जीते वो आपको बताना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की इस बार जो मेजबानी की थी ना दोस्तों, वो तमिलनाडु ने की थी। तो इसका जो आयोजन हुआ वो तमिलनाडु में किया गया और तमिलनाडु के 4 शहरों में ये गेम खेला गया, जिनमें से चेन्नई हुआ एक आपका, चेन्नई में, मदुरई में, त्रिची में, और इसके अलावा कोयम्बटूर में। तो इन 4 शहरों में इस गेम का आयोजन किया गया अलग अलग टाइम पे। तो
तमिलनाडु ने इसकी मेजबानी की थी। ये छठा संस्करण था इसका, और इसमें सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो अब तक महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा है। तो महाराष्ट्र ने इसमें टोटल 158 पदकों को जीता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो स्टेट आपका रहा वो तमिलनाडु रहा है, सॉरी हरियाणा। हरियाणा ने 103 मेडल जीते हैं। हरियाणा के बाद में फिर आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु को 98 और केरल ने 35 पदक जीते हैं इसमें। ठीक है, तो डी का 4 हो जाएगा, तो डी का 4 ये हुआ और ये हुआ, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला भी खत्म हो जाएगा। और महाराष्ट्र ने 135 जीते हैं तो ए का आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। और तमिलनाडु ने 98, तो बी का आपका 1 हो जाएगा, तो बी का 1 इस वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं उत्तर प्रदेश ने टोटल 42 पदक जीते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो तो इस तरीके के हार्ड क्वेश्चन अगर पदकों से पूछे जाएं तो ऐसे आएंगे, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया या इसकी मेजबानी किस राज्य ने की। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में जनवरी 2024 किस स्थान पर छठा अंतरराष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव संपन्न हुआ था? तो छठा अंतरराष्ट्रीय मिष्ठान महोत्सव सिकंदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो फैक्चुअल सवाल है कि भाई छठा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया था। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्था ने जनवरी 2024 में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? देखिए, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यूएन की एक बॉडी है। ठीक, दूसरी चीज, इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1919 में की गई थी। 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत। और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो गिलबर्ट एफ होंगफो, गिलबर्ट एफ होंगबो, ये इसके रिसेंट में चेयरमैन है, ये भी याद रखना। और इसका जो हेड क्वार्टर है या इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार जो वैश्विक बेरोजगारी दर है वो 2024 में कितनी बढ़ने की संभावना है? 5.2% बढ़ने की संभावना है 2024 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ILO भी जाना जाता है। तो ये यूएन की एक बॉडी है जिसकी स्थापना 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत की गई थी, और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो गिलबर्ट एफ होंगबो हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जनवरी 2024 किस राज्य अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व यानी कि अटापाड़ी संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है? तो फैक्चुअल सवाल है कि महाराष्ट्र में अभी अटापाड़ी संरक्षण रिजर्व जो महाराष्ट्र के सांगली जिले में, किस जिले में? सांगली जिले में अभी इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, ये किस घराने से संबंधित थी? तो आर्ट एंड कल्चर का आपका ये सवाल है। तो प्रभा अत्रे जो हैं इनको 3 पुरस्कार मिले हैं अभी तक भारत सरकार से। तो इनको 1990 में पद्मश्री से विभूषित किया गया था, और इसके बाद में सन 2002 में इनको पद्म भूषण मिला, और सन 2022 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। ठीक है, तो ये यूपी में घराना पड़ता है आपका किराना घराना, इससे संबंधित थी।
तो ये याद रखना, तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि डॉक्टर प्रभा अत्रे जो कि भारत की एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी, याद रखना कौन थी, शास्त्रीय गायिका, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये किराना घराना उत्तर प्रदेश से संबंधित थी और इनको 3 अवार्ड अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं। 90 में इनको पद्मश्री मिला, 2002 में इनको पद्म भूषण मिला और 2022 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। तो इसलिए ये चर्चा में रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेडरिक 10वें को किस देश का राजा बनाया गया है? देखिए फ्रेडरिक 10वें जो हैं, इन्होंने अपनी मां मार्गरेट द्वितीय का स्थान लिया है। तो इनसे पहले इनकी जो माताजी थी, ये महारानी थी, 52 साल से ये रूल कर रही थी यहाँ पर। तो इनकी जगह पर अब फ्रेडरिक 10वें जो हैं वो राजा बन गए हैं। कहाँ के? स्पेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया या लिथुआनिया। तो ये स्पेन के शासक हैं, तो अब ये यहाँ के नए राजा हैं, ये याद रखिए। इनसे पहले कौन था? ये फ्रेडरिक 10वें थे, अब तक ये युवराज के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अभी सविता कंसवाल जो हैं, इनको इनके निधन के बाद में एक पुरस्कार दिया गया और इनका जो संबंध है वो उत्तराखंड के लोथरू गांव से है। उत्तराखंड में गांव पड़ता है लोथरू, उत्तरकाशी जिले में। तो अभी इनको तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार दिया गया है। इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि ये भारत की पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थीं जिन्होंने एक साथ माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों की चढ़ाई 16 दिन में कंप्लीट की थी। कितने दिन में? 16 दिन में। तो सबसे कम समय में इन दोनों चोटियों को फतेह करने वाली ये भारत की पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी, जिनको भी हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। अब इनमें से कई बार माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ ले अगर आपसे, तो 8,850 मीटर है और माउंट मकालू की हाइट पूछ ले तो 8,485 मीटर है। ठीक है, तो इन दोनों की हाइट याद रखना। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में ग्रेट हिमालय का भाग है। तो ग्रेट हिमालय में ये अवस्थित है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और माउंट मकालू को फतेह करने वाली सविता कंसवाल भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, जिनको इनके मृत्यु उपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला सवाल कि हाल ही में पहला एक्सरसाइज अयुत्थाया किनके बीच हुआ? तो देखिए एक्सरसाइज अयुत्थाया जो है, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, ये हमारे 2 चर्चित शहरों से संबंधित है। एक तो अयोध्या और दूसरा आपका अयुत्या। तो इन दोनों शहरों में काफी अच्छे मधुर सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो अयोध्या जो है ये भारत की धार्मिक क्षेत्र है, एक धार्मिक शहर है, और अयुत्या थाईलैंड का एक धार्मिक शहर है। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड में ये एक्सरसाइज हुई। ये एक्सरसाइज भारत की है, दोनों की एक संयुक्त एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का जो नाम सुझाया गया वो अयुत्थाया सुझाया गया था। अयुत्थाया का मीन्स ही होता है अजेय या अपराजेय। क्या नाम उसका होगा? इसका अजेय या अपराजेय। क्लियर? और ये एक नेवल एक्सरसाइज है या नौसैनिक एक्सरसाइज है और ये इंडो थाई कॉर्पोरेट के तहत 36वां संस्करण का पार्ट है। आपका इंडो थाई कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए आपको कि भारत और थाईलैंड इन दोनों देशों का ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था, नौसैनिक। अगला सवाल, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आपके जो अजीत मिश्रा हैं, ये वहाँ के एक जाने माने वकील हैं और ये इंडिया
लीगल पार्टनरशिप के अध्यक्ष भी रहे हैं इंग्लैंड में, जिनको कानूनी और सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला सवाल, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध 76वीं धनु यात्रा उड़ीसा में संपन्न हुई। धनु यात्रा कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानियां दिखाई जाती हैं। तो ये सही है कि जो धनु यात्रा है ये उड़ीसा से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा ये है कि ये एक कृष्ण लीला पर आधारित यात्रा है जिसमें कंस और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की सीरीज थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आपके कोई भी डाउट्स हों या कोई और सुझाव या सजेशंस आप लोगों के अगर हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जिन बच्चों को जहाँ कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, किसी कंटेंट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे हमें कहीं भी मैसेज डाल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।